बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कोर्स में टॉपिक हम देखेंगे मल्टी प्रोसेसर स्केजुलिंग। और ये प्रीवियस हमारे जो टॉपिक चल रहे थे, आपको पता है कि पहले हमने प्रोसेस स्केजुलिंग देखी, फिर हमने थ्रेड स्केजुलिंग देखी, और आज हम देखेंगे मल्टीपल प्रोसेसर स्केजुलिंग। तो कोई ऐसे सिस्टम जहाँ पर हमारे पास सिंगल सीपीयू है वो तो अलग केस है, लेकिन जहाँ पर मल्टीपल सीपीयूज हैं वहाँ पे भी तो स्केजुलिंग हो रही है ना। उन सिस्टम के क्या क्या इश्यूज हैं और किस किस तरह के इश्यूज हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। मल्टीपल या मल्टी प्रोसेसर स्केजुलिंग क्या है जी? इन मल्टीपल प्रोसेसर स्केजुलिंग मल्टीपल सीपीयूज आर अवेलेबल एंड हेंस लोड शेयरिंग बिकम्स पॉसिबल। चूंकि प्रोसेसर ज़्यादा है तो लोड से क्या मुराद है? लोड से मुराद है नंबर ऑफ प्रोसेसेस विच यूजर्स वांट टू प्रोसेस। जो यूजर्स के प्रोग्राम है, जो सिस्टम के अपना वर्कलोड है, उस काम को आप मल्टीपल प्रोसेसर्स के ऊपर शेयर कर सकते हैं। आपसे मुराद क्या जी? ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर कर सकता है। However, multiple processor scheduling is more complex as compared to single processor scheduling. आपने वो शेयरिंग कैसे करनी है, लोड शेयरिंग कैसे होगी, बैलेंस कैसे होगा, ये सारी चीज़ें उसमें जो है वो आ जाती हैं। Approaches to multiple processor scheduling. One approach is when all the scheduling decisions and I/O processing are handled by a single processor, जो कि उनका लीडर कह सकते हैं आप, which is called the master server, and the other processors execute only the user code. वो उसके वर्कर हैं, ठीक है। लेकिन स्केजुलिंग की सारी जो उसके डिसीजंस हैं, जो सारे जैसे हमने देखे थे, डिफरेंट क्यूज देखी थी उनकी, जो लॉन्ग टर्म स्केजुलर देखा था, शॉर्ट टर्म स्केजुलर देखा था, वो सारा एक मास्टर अगर प्रोसेसर के पास सारा सिस्टम है तो फिर ये सिनेरियो थोड़ा सा आसान है। ठीक है जी। दिस इज सिंपल एंड रिड्यूसेस द नीड ऑफ डाटा शेयरिंग। दिस एंटायर सिनेरियो इज कॉल्ड एसिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग। एसिमेट्रिक इसे कहते हैं, ठीक है। उसमें सारे प्रोसेसर इक्वल नहीं होते, उनमें से एक जो प्रोसेसर जो सीपीयू है वो उनका मास्टर होता है, एसिमेट्रिक। A second approach uses symmetric multiprocessing where all the CPUs have equal rights, where each processor is self-scheduling. ठीक है जी। All processes may be in a common ready queue or each processor may have its own private queue for ready processes. हर प्रोसेसर का, हर सीपीयू का अपना एक उसकी क्यूज होती है, अपनी रेडी क्यू होती है, उसने अपने स्केजुलिंग करवानी होती है। The scheduling proceeds further by having the scheduler for each processor examine the ready queue and select a processor to execute. अब इसमें जो हमारे पास सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है, इसमें हर सीपीयू की अपनी क्यूज होती हैं, अपने उनके स्केजुलर्स होंगे और वो प्रोसेसर्स को प्रोसेसेस को वो स्केड्यूल कर रहे होंगे सेपरेटली, ऑटोनोमसली। अब इसमें एक प्रोसेस अफिनिटी आ जाती है। अब जो हमारे पास जो एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग थी वो तो रह गई सेपरेट, ठीक है। वी आर नॉट डिस्कसिंग एसिमेट्रिक, वी आर डिस्कसिंग सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर, जहां पे तमाम प्रोसेसर सेम पावर के हैं या सेम राइट्स रखते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसर अफिनिटी आ जाती है। अफिनिटी कहते हैं आपकी बिलोंगिंग्स को, प्रोसेसेस की बिलोंगिंग, उनकी एक लिंक कह लें, उनका एक बॉन्डिंग कह लें, ठीक है जी। Processor affinity means a processes has an sympathy for the processor on which it is currently running. जो आपके प्रोसेसेस हैं, जो टास्क हैं, वो जिस प्रोसेसर के साथ उनकी एग्जीक्यूशन चल रही है, उस प्रोसेसर के साथ एक बॉन्डिंग हो जाती है, एक उनकी सिंपैथी बन जाती है, एक अफिनिटी बन जाती है। When a process क्यों बनती है? When a process runs on a specific processor, there are certain effects on the cache memory. ठीक है, कौन से effects हैं? The data most recently accessed by the process populate the cache. जो ज्यादा अभी रिसेंटली डाटा यूज हुआ, ज्यादा यूज हुआ, वो डाटा कैश में पड़ा होता है।
for the processor, and as a result successive memory access by the process are often satisfied in the cache memory. फिर जो उसने memory access करनी होती है वो भी cache memory में सारे उसके links बने होते हैं, ठीक है. Now if the process migrate to another processor, the contents of the cache memory must be invalidated for the first processor and the cache for the second processor must be repopulated. The same concept as you can change your house. जब आप शिफ्ट कर रहे होते हैं किसी एक घर से दूसरे घर में, तो उसमें क्या होता है, पहले वाले घर में जो आपका सामान होता है आप सारा वो निकालते हैं, उसको शिफ्ट करते हैं दूसरे घर में, ठीक है. तो एक प्रोसेसर के साथ जब प्रोसेसिंग हो रही होती है, किसी प्रोसेस की प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो उसको सारी चीजें क्या करनी पड़ती हैं, उसको इनवैलिडेट करनी पड़ती हैं. अपने जो कंटेंट्स थे कैश मेमोरी से वो इनवैलिडेट करने पड़ते हैं और उसके बाद नए प्रोसेसर की कैश में वो वहां पे रीपॉपुलेट करने पड़ते हैं. तो ये जो है ना एक सिंपैथी, एक एफिनिटी प्रोसेसर के साथ बनी होती है. जैसे हमारी एक एफिलिएशन अपने घर के साथ होती है. हम आम तौर पे घर चेंज नहीं करना चाहते. इफ देयर आर सम मेजर प्रॉब्लम्स फिर तो ठीक है, बड़े बड़े मसले हैं जैसे कोई भी हो सकता है, तो वो बड़े बड़े मसाइल अगर नहीं हैं, इफ एवरीथिंग इज गोइंग ओके, इफ एवरीथिंग इज फाइन, फिर हम घर चेंज नहीं करना चाहते छोटे मोटे वजह से, ठीक है. द सेम इज हेयर. बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ इनवैलिडेटिंग एंड पॉपुलेटिंग कैशेज, most of the symmetric multiprocessing system try to avoid migration of processes from one processor to another and try to keep a process running on the same processor. वो चेंज नहीं करना चाहते प्रोसेसर को, वो सेम प्रोसेसर के साथ अपनी एग्जीक्यूशन मुकम्मल करवाना चाहते हैं. दिस इज नॉन एज प्रोसेसर अफिनिटी. ये है प्रोसेसर अफिनिटी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसर अफिनिटी. वन इज सॉफ्ट अफिनिटी, सेकंड इज हार्ड अफिनिटी. इसके नाम से समझ आ रही है. सॉफ्ट अफिनिटी क्या है? व्हेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज अ पॉलिसी ऑफ अटेम्प्टिंग टू कीप अ प्रोसेस रनिंग ऑन द सेम प्रोसेसर बट नॉट गारंटीइंग. वो ट्राई करता है लेकिन वो श्योर शॉट नहीं है, कोई उसमें कंफर्म नहीं है, गारंटी नहीं है. इट विल डू सो. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सॉफ्ट अफिनिटी. If there is some problem then or if there is some requirement, there is some situation, तो जो processes हैं वो एक प्रोसेसर को माइग्रेट करके दूसरे प्रोसेसर के साथ उनकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, तो गारंटी नहीं होती. इट इज कॉल्ड सॉफ्ट अफिनिटी. हार्ड अफिनिटी. हार्ड अफिनिटी allows a process to specify a subset of processors on which it may run, और उसके बाद वो चेंज नहीं होते. वो प्रोसेसेस वो उसी प्रोसेसर के साथ चलते रहते हैं. इट इज हार्ड अफिनिटी. नेक्स्ट इज लोड बैलेंसिंग, विच इज द मोस्ट क्रिटिकल इशू ऑफ द मल्टी प्रोसेसर और मल्टीपल प्रोसेसर स्केड्यूलिंग. लोड कैसे शेयर होगा, बैलेंस कैसे होगा मल्टीपल प्रोसेसर्स के दरमियान. लोड बैलेंसिंग इज द फिनोमिना which keeps the workload evenly distributed across all processors in an symmetric multiprocessing system. के तमाम प्रोसेसर्स के ऊपर बैलेंस्ड वे में लोड शेयर हो जाए. अगर एक प्रोसेसर ज्यादा काम कर रहा है, दूसरा वेला बैठा हुआ है, तो आपके सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होगी, ठीक है. Load balancing is necessary only on system where each processor has its own private queue of process which are eligible to execute. What does it mean कि आपके जो प्रोसेसर हैं वो सिमेट्रिक हैं. एसिमेट्रिक में लोड बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो एक मास्टर है और वो सारा कुछ डील कर रहा है, बाकियों में वो खुद ही डीलिंग कर रहा होता है. On SMP symmetric multiprocessing, it is important to keep the workload balanced among all processors to fully utilize the benefits of having more than one processor. Otherwise क्या होगा? Else one or more processor still will sit idle. वो वेले बैठे होंगे while other processors have high workload along with list of processors awaiting the CPU. तो कुछ जो है वो उनके ऊपर बड़ा वर्कलोड होगा और कुछ वेले बैठे होंगे, तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो आपको बताया कि कॉम्प्रोमाइज होगी.
There are two general approaches to load balancing. One is push migration, second is pull migration. ठीक है जी. Push migration में क्या है? In push migration, a task routinely checks the load on each processor, and if it finds an imbalance, then it evenly distributes load on each processor by moving the processes from overloaded to idle or less busy processor. वो देखता है जहां पर लेस बिजी प्रोसेसर है वहां पर जो लोड है वो माइग्रेट कर देता है, पुश कर देता है, पुश माइग्रेशन हो जाती है. ठीक है जी. पुल माइग्रेशन में क्या होता है? पुल माइग्रेशन अकर्स व्हेन एन आइडल प्रोसेसर पुल्स अ वेटिंग टास्क फ्रॉम अ बिजी प्रोसेसर फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. ये खुद देखता है, ये कह लें कि इसमें जो प्रोसेसर हैं वो हसास हैं, वो खुद से हसास हैं. कैसे? वो देखते हैं कि दूसरा जो प्रोसेसर है उसके ऊपर लोड ज्यादा है, वो वहां से प्रोसेसेस को पुल कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं. ठीक है. तो अब यहां पे मैं आपको एक बताता हूं. हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि सारे लोग एक जैसे हैं लेकिन कीमती कौन है? तो आपने फरमाया कीमती वो है जो हसास ज्यादा है, जिसमें दूसरों का एहसास ज्यादा है. तो हसास लोग क्या करते हैं? जो हसास हैं, जिनको दूसरों का एहसास है, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं यार फलां बंदा मेरा कोई भाई है, मेरा कोई दोस्त है, मेरी सोसाइटी में है, वो जो है वो वीक है, वो गरीब है, वो पुअर है. ठीक है. तो वो उसके साथ अपने रिसोर्सेज शेयर कर लेता है, वो उसके बर्डन खुद ले लेता है. ठीक है. लेकिन कुछ खुद गर्ज हैं वो ऐसा नहीं करते. तो जो पुल माइग्रेशन है वहां पर जो प्रोसेसर्स हैं वो खुद हसास होते हैं, वो देखते हैं, वो कंपेयर करते हैं, दूसरे प्रोसेसर्स पर लोड ज्यादा है, वो अपने पास खींच लेते हैं. ठीक है जी. तो ये लोड बैलेंसिंग की दो मेजर टेक्निक्स. फिर मल्टी कोर प्रोसेसर्स आ जाते हैं, जहां पर आपके हम देखते हैं, अब हमारे पास हमने देखा था कि मल्टीपल प्रोसेसर्स, लेकिन अब मल्टी कोर प्रोसेसर्स हैं जहां पर एक यूनिट है और उस यूनिट के ऊपर एक बेस के ऊपर ज़्यादा प्रोसेसिंग कोर लगी हुई हैं. इन मल्टी कोर प्रोसेसर्स मल्टीपल प्रोसेसर कोर आर प्लेस ऑन द सेम फिजिकल चिप. एक फिजिकल चिप बेस चिप के ऊपर ज़्यादा कोर लगी होती हैं. मल्टी कोर में एक चिप के ऊपर ज़्यादा कोर लगी. तो जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक सिंपल सिंगल कोर प्रोसेसर है. ठीक है जी. और ये मल्टी कोर प्रोसेसर है. मल्टी कोर में क्या होता है कि चिप एक होती है, ये देखें ये एक चिप है और उसके ऊपर ये 1 और ये 2 सेकेंड, ये 2 कोर लगी हुई हैं. ठीक है जी. तो मल्टी कोर प्रोसेसर्स यहाँ पर अब इसको वो डिस्कस कर रहा है. इन मल्टी कोर प्रोसेसर्स मल्टीपल प्रोसेसर को प्रोसेसिंग कोर्स आर प्लेसेस ऑन द सेम फिजिकल चिप. ठीक है जी. और फिर इसके कॉन्टेक्स्ट में मल्टी प्रोसेसर एक कॉन्सेप्ट है. अब ये मल्टी प्रोसेसर में चिप्स ही सेपरेट होती हैं, फिर फर्दर हर चिप में कोर एक या एक से ज्यादा भी हो सकती हैं. ठीक है जी. अब मल्टी कोर में क्या होता है? ईच कोर हैज अ रजिस्टर सेट. हर कोर की उनके अपने रजिस्टर होते हैं हर कोर के. टू मेंटेन इट्स आर्किटेक्चरल स्टेट एंड दस अपीयर्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सेपरेट फिजिकल प्रोसेसर. अब ओएस को नहीं पता कि ये एक ही चिप के ऊपर 2 कोर लगी हुई हैं, क्योंकि हर कोर के जो रजिस्टर्स हैं वो सेपरेट हैं, वो सारी चीज़ें सेपरेटली मेंटेन कर रहा है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इसको डिफरेंट प्रोसेसर ही समझता है. ठीक है जी. एसएमपी जो आपके सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है सिस्टम दैट यूज मल्टी कोर प्रोसेसर्स आर फास्टर एंड कंज्यूम लेस पावर. चूंकि बेस आपकी एक है, फिजिकल चिप एक है, तो वो पावर कम कंज्यूम करते हैं. देन सिस्टम इन विच ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन फिजिकल चिप. ठीक है. जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इस तरह के अगर आपके 2 प्रोसेसर होते, एक और भी होता, ठीक है, और उसके मुकाबले में ये प्रोसेसर हैं आपके जो कि मल्टी कोर हैं, तो इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो इसने कम यूज करनी थी, इसने कम हीट जनरेट करनी थी, इसने ज्यादा हीट जनरेट करनी है. ठीक है जी. तो ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है. ओके. However, multi-core processors may complicate the scheduling problem. यहाँ पे कुछ चीजें complicated भी हैं. When processor access memory, then it spends a significant amount of time, up to 50% of its time, waiting for the data to become available. चूंकि वो आपकी जो है वो मतलब एक ही फिजिकल चिप के ऊपर मल्टीपल कोर हैं, तो डाटा वहाँ पे उसके ऊपर टाइम लेता है उसको डाटा को एक्सेस करने में.
दिस सिचुएशन इज कॉल्ड मेमोरी स्टॉल, इसको मेमोरी स्टॉलिंग मेमोरी स्टॉल कहलाता है, ठीक है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम रिसेंट हार्डवेयर डिजाइंस हैव इंप्लीमेंटेड मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसर कोर्स इन विच 2 और मोर हार्डवेयर थ्रेड्स आर असाइंड टू ईच कोर, हर कोर के लिए सेपरेट कर्नल लेवल थ्रेड वो डिजाइन कर देते हैं। Therefore, if one thread stalls while waiting for the memory, core can switch to another thread. तो वो अगर एक कोई थ्रेड है वो मेमोरी का वेट कर रहा है, डाटा की अवेलेबिलिटी को डील कर रहा है, वेट कर रहा है, तो दूसरा थ्रेड उसका जो है वो फंक्शन, उसकी जो प्रोसेसिंग है वो उसको टेक केयर कर लेता है। देयर आर 2 ways टू मल्टी थ्रेड अ प्रोसेसर, एक कोर्स ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग है और एक फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग है। तो इसमें फिर हमारे पास ये 2 टेक्निक्स आ जाती हैं फर्दर। कोर्स ग्रेन, जैसा कि इसके नाम से कोर्स कहते हैं बड़े बड़े पार्ट्स को, फाइन कहते हैं छोटे छोटे पार्ट्स को, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे देखें ये लेस ग्रैनुलर, टॉप पे आपके लेस ग्रैनुलरिटी है और बॉटम पे आपके मोर ग्रैनुलर, ये कोर्स ग्रेनिंग है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। लेस ग्रैनुलर में क्या होता है, अंडरस्टैंड द आइडिया और कॉन्सेप्ट, ये चूंकि सिर्फ बात को समझाया गया है। कोर्स ग्रेन में जो मल्टी थ्रेडिंग है वहाँ पे आपके बड़े बड़े प्रोसेस के बड़े बड़े पार्ट्स किए जाते हैं, और जो फाइन ग्रेन है वहां पर टास्क को ज्यादा छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है जी। ओके जी, कोर्स ग्रेन मटेरियल्स और सिस्टम हैव फीवर लार्जर कंपोनेंट्स देन फाइन ग्रेन। द कॉन्सेप्ट ग्रैनुलैरिटी, कोर्सनेस एंड फाइननेस आर रिलेटिव। अब ज्यादा बड़े या ज्यादा छोटे कैसे होंगे, वो उनके रिलेटिव में होंगे। एक पर्सन कहता है कि जी जो है वो, मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक लतीफ़ा सुना देता हूँ। जैसा कि आजकल बरसात का मौसम है, बड़ी बारिशें हो रही हैं, तो एक जो मेंढक है ना वो बाहर से बरसात के बारिश के पानी से ना कुएं में चला गया। कुएं के मेंढक से कहता है कि जी बाहर दुनिया बहुत बड़ी है। तो कुएं के मेंढक ने एक चक्कर लगाया कुएं के अंदर छोटा सा, कहता है इतनी है, बाहर वाला कहता नहीं इससे भी बड़ी। उसने आधे कुएं का चक्कर लगाया, कहता इतनी है, कहता इससे भी बड़ी। अब वो कुएं वाले मेंढक ने पूरे कुएं का चक्कर लगा लिया, कहता इतनी की दुनिया है बाहर वाली, कहता नहीं इससे भी बहुत बड़ी है, कहता तुम झूठ बोलते हो, ठीक है। तो वो चीज़ों के बड़ा या छोटा होने को उसने अपनी दुनिया के हिसाब से देखना है ना, उसकी दुनिया, उसका कुआं छोटा है, तो ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव, ठीक है। अगर फाइन ग्रेन है तो किसी रिलेशन में फाइन है। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, ये वाले जो आपके किसी भी स्टोन्स के पार्ट्स हैं, स्टोन्स हैं, ये इससे ज़्यादा फाइन है, ठीक है। लेकिन जो ये वाले हैं ये इससे ज़्यादा फाइन है, लेकिन इसके मुकाबले में कोर्स हैं, बड़े हैं, रिलेटिव। An example of fine granularity, a list of provinces in Pakistan, a list of all districts in those provinces, a list of all cities in those districts, ठीक है। तो हमारे जो पाकिस्तान में 4-5 जो प्रोविंसेस हैं, 5, ठीक है जी। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील हैं डिफरेंट, सेम कॉन्सेप्ट। फाइन ग्रेन्ड पैरेललिज्म और फाइन ग्रेन्ड मल्टीथ्रेडिंग मींस इंडिविजुअल टास्क आर रिलेटिवली स्मॉल इन टर्म्स ऑफ कोड साइज एंड एग्जीक्यूशन टाइम। ओके, फाइन ग्रेन्ड पैरेललिज्म और मल्टीथ्रेडिंग मींस इंडिविजुअल टास्क्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन टर्म्स ऑफ कोड साइज एंड एग्जीक्यूशन टाइम। उसको आप ज्यादा छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, ठीक है। द डाटा इज ट्रांसफर्ड अमंग प्रोसेसर्स फ्रीक्वेंटली इन अमाउंट ऑफ 1 और अ फ्यू मेमोरी वर्ड्स, वो फ्रीक्वेंटली आपका डाटा ट्रांसफर होता है। कोर्स ग्रेन्ड इज द अपोजिट, डाटा इज कम्युनिकेटेड इनफ्रीक्वेंटली, वो इकट्ठा ही ज़्यादा डाटा ट्रांसफर हो जाता है। आफ्टर लार्जर अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन, वहाँ पे कंप्यूटेशन के बाद डाटा इकट्ठा आपका बहुत कम ट्रांसफर होता है। लेकिन इसमें अब ये देख लें कि ये फाइन ग्रेन कोर्स ग्रेन डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ कोर्स कितनी है, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कितने हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा कुछ और इश्यूज भी हैं इसमें। The finer the granularity, the greater the potential for multi-threading and hence speed up, but the greater the overheads of synchronization and communication. तो जितनी आप granularity फाइन करोगे उतनी आपकी मल्टी थ्रेडिंग ज़्यादा होगी, उतनी आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी, लेकिन कुछ ओवरहेड भी हैं। डेफिनेटली ओवरहेड्स को टैकल करने के लिए आपके पास अगर कोर, नंबर ऑफ कोर ज़्यादा हैं, फिर आप फाइनर ग्रैनुलैरिटी पे जाते हो, ज़्यादा मल्टी थ्रेडिंग पे आप जाते हो, ठीक है जी। इन ऑर्डर टू अटेन द बेस्ट पैरेलल परफॉर्मेंस
द बेस्ट बैलेंस बिटवीन लोड एंड कम्युनिकेशन ओवरहेड नीड्स टू बी फाउंड। तो हमें पूरा एक बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है जी। इफ द ग्रेनुलैरिटी इज टू फाइन द परफॉर्मेंस कैन सफर फ्रॉम द इंक्रीज्ड कम्युनिकेशन ओवरहेड। अगर ज्यादा ही आप छोटे छोटे ग्रेनुलैरिटी पे चले जाओगे फिर आपका ओवरहेड बढ़ जाएगा, इतना ना बढ़ जाए कि वो एफिशिएंसी की बजाय जो है वो आपके लिए एक वो दर्द सर बन जाए। तो बैलेंस होना चाहिए। ऑन द अदर साइड इफ द ग्रेनुलैरिटी इज टू कोर्स द परफॉर्मेंस कैन सफर फ्रॉम लोड इम्बैलेंस। अगर वो आपके बड़े बड़े टास्क रह गए तो फिर आपके जो डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं उनके ऊपर लोड आपका इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आप दरमियान में एक लोड बैलेंसिंग एक बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा टॉपिक था मल्टीपल या मल्टी प्रोसेसर स्केजुलिंग, जिसमें हमने डिफरेंट इश्यूज देखे, डिफरेंट हमने इश्यूज को देखा कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं तो उसकी स्केजुलिंग कैसे होगी, लोड बैलेंसिंग कैसे होगा, उसके फाइन ग्रेन कोर्स ग्रेन को देखा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।